हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैथमेटिकल एनालिसिस का एक वन शॉट वीडियो एमसीक्यू के लिए हम लोग देखेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि एग्जाम के लिहाज से आपकी थोड़ी हेल्प हो सके और इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली अटैम्प्ट कर सकें। इसमें कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल ईजिली उसको ट्रैक कर पाएंगे कि क्या करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग ये थोड़ा थोड़ा हम बताते भी चलेंगे कि किस टाइप से प्रॉब्लम्स करनी है और क्या क्या बेसिक बात है कि जल्दी से हमारे क्वेश्चंस हो पाए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हो कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है, जहाँ एक्स और वाई रियल्स होते हैं। एक्स रियल पार्ट कहलाता है और वाई उसका इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है। दूसरी बात, ये यहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। ये x होता है, ये y होता है और यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। ये इसका मॉडुलस होता है। मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और z बार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के फॉर्म का था। जेड ये हमने 5 क्वेश्चंस आपको लिखे हुए हैं और इनके सबके आंसर्स हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड बार एक्स माइनस आई वाई के फॉर्म का होता है। अगर इसका मॉडुलस अगर करें तो मॉड जेड जो होता है इसका मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इस तरह का होता है। थोड़ा सा समझ लें ताकि हम लोग क्वेश्चंस कोई भी कर पाए जल्दी जल्दी। ये मॉड जेड हो गया और अगर जेड जेड बार का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मॉडुलस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हमारे पास ये x है, ये y है। मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और जेड जेड बार जो हो गया ये x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का प्रोडक्ट हो गया। आई आयोटा होता है और इसका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर माइनस वन हो गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये जेड जेड बार हो गया। तो इतनी छोटी बेसिक बात याद रखें। मॉड जेड का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो जेड जेड बार की जगह मॉड जेड का होल स्क्वायर यूज करेंगे। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यहाँ पे ये आर है, ये आर है और ये एंगल थीटा है तो एक इसका कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा होगा और एक कॉम्पोनेंट इसका आर साइन थीटा होगा। जेड इज इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आई वाई होता है तो एक्स की जगह हमने यहाँ पे आर कॉस थीटा रखा प्लस आई वाई की जगह आर साइन थीटा रखा। आर हमारा कॉमन हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा हो गया। तो जेड की एक वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में आर ई टू द पावर आई थीटा लेते हैं। यहाँ पे थीटा जो होता है इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थोड़ा ध्यान रखेंगे, थीटा जो ये एंगल है इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं। आर इसका मॉडुलस कहलाता है। तो ये थोड़ी सी बातें और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहली बात तो ये है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब हम क्वेश्चंस को जरा स्टार्ट करेंगे। तो एक रिजल्ट ये याद रखना है, जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर और पोलर कोऑर्डिनेट में जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा होता है। दो तीन प्रॉपर्टीज भी हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 का बार करते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होकर Z1 बार प्लस Z2 बार हो जाता है। उसी तरह Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाता है। Z1 इंटू Z2 का बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होकर Z1 बार इंटू Z2 बार अपॉन में अगर हो तो Z1 बार अपन Z2 बार हो जाता है। ये थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है लोकस ऑफ मॉड जेड प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है, जहाँ एक्स रियल वाई इमेजनरी है। तो कह रहा है लोकस क्या है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी मॉड जेड प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, और यहाँ स्क्वायर लगा हो और बीच में प्लस भी, अगर यहाँ भी +3 का स्क्वायर लगा हो, कुछ भी ऐसा लगा हो, फिर से ध्यान से सुनिए, जेड प्लस ए का होल स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लगा हो, तो इसका ऑलवेज लोकस जो होता है वो एक सर्किल आता है। और अगर इसको स्क्वायर ना लगा हो तो इसका ऑलवेज लोकस जो आता है वो एक इलिप्स आता है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर स्क्वायर लगा होगा जेड प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस
जेड माइनस ए या जेड प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है और समथिंग में कुछ है तो उसका लोकस हमेशा एक सर्किल आएगा। और अगर स्क्वायर ना लगाओ कुछ हो मॉड जेड प्लस आई या मॉड जेड प्लस वन प्लस मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू समथिंग हो तो उसका स्क्वायर ना लगाओ तो समझ बच्चों बहुत आसान सा तरीका है, जेड प्लस ए का होल स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हो और इक्वल में कुछ लगाओ तो ये हमेशा सर्किल होता है। और एक बात और, अगर माइनस लगाओ तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगर स्क्वायर ना लगे हो सीधे सीधे हो तो ये एक एलिप्स होता है, हमेशा लोकस एलिप्स होता है। और माइनस लगा होता है तो हाइपरबोला गिराना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये बातें थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखें और सिंपली इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे करना होता तो क्या करते, जैसे मॉड जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, तो क्या बोला अगर स्क्वायर लगा हो और बीच में प्लस हो, यहाँ कुछ भी हो प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो दोनों में प्लस हो प्लस 3 हो तब भी अगर होल स्क्वायर लगा और बीच में प्लस है तो आपका क्या आएगा, तब एक सर्किल आएगा। और बीच में माइनस लगा हो तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। सिंपल सी बात ये है स्क्वायर लगे हो। तो यहाँ पे जैसे ये इस तरह का है तो हम चाहें इसको करने का पहला ऑप्शन, तो पहले क्वेश्चन को तो इसको मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन का बार लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4। बिकॉज अभी बताया था कि मॉड जेड स्क्वायर जो होता है जेड जेड बार होता है, इसको जेड प्लस वन इंटू जेड बार प्लस वन का बार 1 हो गया, जेड माइनस वन जेड का बार जेड बार माइनस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 4। अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जेड जेड बार प्लस जेड बार प्लस 1 जेड जेड बार माइनस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे जेड बार से जेड बार कटा, जेड से जेड कटा, 2z जेड बार इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 जेड जेड बार इज इक्वल्स टू 1। जेड जेड बार मॉड जेड का होल स्क्वायर हो गया, वो एक सर्किल होता है। या फिर वैसे भी जेड की जगह x प्लस आई वाई, जेड बार की जगह x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 1 हो गया, इट इज अ सर्किल। तो ये हमारा क्या आ गया, सर्किल आ गया। ये होगा। फिर इसी तरह से हम चाहें तो इसको सॉल्व करके इसका लोकस एलिप्स हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या होता है इसको भी आप याद रखें, थोड़ा सा अच्छा रहता है। और एक बात और बता दें, जो तीसरा पार्ट जरा देखें, तीसरे पार्ट में द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है विद रिस्पेक्ट टू सर्किल मॉड जेड माइनस सी इज इक्वल्स टू आर इज द पॉइंट। डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरे में तीसरे पार्ट में आप ये कर सकते हैं कि इनवर्स पॉइंट के लिए ये सर्किल है और यहाँ पे ये सेंटर्ड एट सी है, ये सी पॉइंट है, ये सेंटर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेडियस आर है, मतलब एक्स नॉट वाई नॉट इस तरह से हो सकता है, रेडियस हमारी आर दी गई है। और कह रहा है किसी पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और इसका इन्वर्स पॉइंट यहाँ पे बी है, तो ये इन्वर्स पॉइंट होता क्या है, ठीक है। इस ए का इन्वर्स पॉइंट जो होता है, इस तरह से ध्यान रखें, ए का इन्वर्स पॉइंट जो बाहर वाला पॉइंट है वो बी होता है, और बी जो होता है वो रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी प्लस जो सेंटर है वो बी जो इन्वर्स पॉइंट होता है ए का वो बी कहलाता है, सी प्लस रेडियस का स्क्वायर अपॉन जिस पॉइंट का है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में से सेंटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे इन्वर्स पॉइंट हुआ क्या, b बराबर ऐसे याद रखिए रेडियस का स्क्वायर c प्लस रेडियस का स्क्वायर अपॉन a बार माइनस c बार। इसी तरह पी क्यू भी करके आ सकता है, सेंटर को चेंज करके आ सकता है, बस ऐसे याद रखो b इज इक्वल्स टू c प्लस r का स्क्वायर अपॉन a बार माइनस c बार, जहाँ पे a बार माइनस c बार ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो आप तीसरे का जो आप देख सकते हो c प्लस आर स्क्वायर अपॉन a बार माइनस c बार। चौथा पार्ट जो है काफ़ी सिंपल सा है। चौथे पार्ट में मॉड जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। आपको एक बात बता दें चौथे पार्ट के लिए कि अगर कभी भी मॉड जेड प्लस पी अपॉन जेड प्लस क्यू या माइनस भी हो इज इक्वल्स टू के हो, इस तरह का हो, और
k इज नॉट इक्वल टू 1, अगर k 1 के बराबर नहीं है तो ये हमेशा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। यहाँ प्लस पी प्लस क्यू की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इट ऑलवेज, चाहो तो आप मॉड Z1 अपॉन Z2 की प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग सॉल्व करोगे, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल, ये हमारे पास हमेशा 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 एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए z प्लस पी अपॉन जेड प्लस क्यू इज टू के फॉर्म का है, के 1 के बराबर नहीं है तो हमेशा एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। और एक बात और बता दें, अगर हमारे पास इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k 1 आ गया तो मॉड z प्लस पी अपॉन जेड प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। बीच में बच्चों माइनस भी हो सकता है, बीच में यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। उसके बाद जो पांचवा हमारे पास एमसीक्यू है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, दोनों के आर्गुमेंट क्या होंगे। आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 होता है। और यहाँ पे अगर Z1 अपॉन Z2 लगा होता है तो आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 होता है। पांचवें पार्ट के लिए भी आपको एक छोटी सी बात बताएं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 R1 e टू दी पावर i थीटा 1 है तो थीटा 1 जो होता है ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 कहलाता है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये थीटा 1 Z1 का आर्गुमेंट कहलाता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z2 R2 e टू दी पावर i थीटा 2 ले लेते हैं तो थीटा 2 जो होता है हमारा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z2 कहलाता है। अब यहाँ पे हमने काम किया Z1 और Z2 का प्रोडक्ट किया तो ये आ गया R1 इंटू R2 e टू दी पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2 बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो जाएंगी Z1 Z2। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 है। थीटा 1 को हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं और थीटा 2 को आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। कहने मतलब आर्गुमेंट Z1 Z2 की वैल्यू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 आ गई। और उसी तरह से अगर आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 होता, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप जरूर याद रखें, जरूर आता है कि लोकस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर Z1 बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आप अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो स्ट्रेट लाइन, या माइनस होगा तो हाइपरबोला, प्लस होगा और पावर स्क्वायर नहीं लगा होगा तो ये आपका एलिप्स हो जाएगा, ये इनवर्स पॉइंट बताया है। इस तरह के फॉर्मेट हमेशा बिल्कुल कोई क्वेश्चन है कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो तो ये आपका सर्किल होगा। Z1 Z2 का आर्गुमेंट जो होता है दैट इज थीटा, इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और अगर सिमिलरली अगर कहीं पे आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। थोड़े जरा क्वेश्चन और लेते हैं इसके कि किस तरह से हो सकता। कुछ क्वेश्चन और लिए, क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ 6i, आंसर 6 का लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट 6i माइनस 3i 1 4 3i माइनस 1 23i इज इक्वल टू x प्लस i y। हमें x और y की वैल्यूज बतानी है क्या होंगी, तो इस डिटर्मिनेंट को फर्दर सॉल्व करें तो बता पाएंगे किसकी वैल्यूज क्या होंगी। आप अगर इस डिटर्मिनेंट को देखो तो R1 में अगर आप R2 को ऐड कर लो तो 4 प्लस 6i रहा, यहाँ पे 0 रहा, यहाँ पे 0 रहा, ये आया 4 3i माइनस 1 23i इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस i y। R1 में R2 को हमने ऐड कर लिया। अब इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो 4 प्लस 6i तो ये रहा, ये प्लस 3i स्क्वायर और माइनस 3 तो दैट इज प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई रहा, ये 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इस 0 को
0 प्लस 0i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अगर इसको मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे मेरे पास आया x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, सो डी ऑप्शन इज राइट। जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। एक बच्चों हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2-3 पार्ट किए, जो पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, वहाँ पे जैसे मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्किल रिप्रेजेंट करता। अगर लेस आ जाता तो इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल, ग्रेटर आ जाता तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे तो चलिए इसका तो ऑप्शन जो हो गया वो डी ऑप्शन इसका राइट हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको पहले किया था, इस तरह का पार्ट किया था, तो हमने बोला था कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा, और लेस आ जाता तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ग्रेटर आ जाता तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आंसर इसका अगर 7 का लिखा जाए तो ये सिर्फ 2 टाइम मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड z2 स्क्वायर होता है। ये हो गया, इसको z बार z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 टाइम z1 प्लस 2 टाइम z2 का होल स्क्वायर। इसको कर भी सकते हैं मॉड, इसको z बार कर लें, इसको z बार कर लें और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो इतना ही आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है, कुछ करना नहीं। तो इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू ऑफ दिस वन इज, ऑप्शंस नहीं बन पाए हैं, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये इतनी हो जाएगी। बस ये याद रखेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, यही वैल्यू इसकी है। ठीक है ना, इसके ऑप्शन नहीं बना पाए, नहीं लिखे हैं, तो इसका यही ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ इतना इज, ऐसे कर लें, ए पार्ट ये कर लें, बी पार्ट कर लें मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर, और सी पार्ट मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, और डी एन ओ टी। तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ये 2 टाइम मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड z2 स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि मॉड z1 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 13 है, z2 3 प्लस 4i है, z1 प्लस z2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में मॉड z1 हमारे पास जो दिया हुआ है वो 13 दिया है, और z2 3 प्लस 4i है, और यहाँ पे मॉड z1 प्लस z2। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z1 प्लस z2 लेस और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है। ये अब किसी क्वांटिटी की वैल्यू इससे छोटी है, इसके बराबर है, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। ये कम से कम इतना हो सकता है। अब जरा देखिए, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रॉपर्टी होती है मॉड z1 प्लस z2 लेस और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ग्रेटर और इक्वल मॉड z1 माइनस मॉड z2। मॉड z1 तो दिया हुआ है, मॉड z1 तो हमारे पास 13 है, और z2 हमारे पास 3 प्लस 4 है। अगर हम z2 का मॉड करें, मॉड z2 करें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 बाहर आके 5 हो गया। अब यहाँ पे मॉड z1 प्लस z2 हमारे पास आया कितना, लेस और इक्वल टू 13 प्लस 5 हो गया। मॉड z1 प्लस z2 लेस और इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। ये इतना। अब बताइए इसकी वैल्यू 18, मॉड z1 प्लस z2 की वैल्यू 18 या 18 से छोटी है। अब मेरी वैल्यू कोई 18 या 18 से छोटी है तो मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। अब देखिए अगला पार्ट जो कह रहा है, नवा क्वेश्चन जो कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इज रिप्रेजेंटेड एज dz1 z2 इज, बस इसमें मॉड z1 माइनस z2 पर टिक कर लें, और कैसे भी कर लें ये भी जरा सुन लें, कितना सिंपल सा है। इसका कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग पता ही डिस्टेंस फॉर्मूले से ये अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखो dz1 z2 को हम मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कह रहे हैं, अगर आप z1 की वैल्यू रखना चाहें तो x1 प्लस i/1 और z2 की वैल्यू x2 प्लस i/2, बिकॉज दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
तो यहाँ पे मॉड x1 माइनस x2 प्लस आई कॉमन y1 माइनस y2 हमारे पास ये रहा। अब मॉड जब निकालेंगे तो अपने रूट x1 माइनस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये दो पॉइंट के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा मॉड z1 माइनस z2। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या है जरा सुनिए। जेड जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है बिकॉज जेड एक्स प्लस आई वाई होता है, और जेड बार एक्स माइनस आई वाई होता है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन तो कभी हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स और वाई में लीनियर होगा। यहाँ भी जेड जेड बार आ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। जेड जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो जेड और जेड बार का प्रोडक्ट एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जेड और जेड बार का अगर प्रोडक्ट एक साथ होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए जेड बी बार प्लस बी जेड बार ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल्स टू सी। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला नहीं आएगा, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगला पार्ट क्या रहा कि 11th क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल जेड इज ग्रेटर देन रिप्रेजेंटेड एज, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है रियल जेड जबकि जीरो से बड़ा है। सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है। रियल जेड का मतलब इसका रियल जेड मतलब रियल पार्ट दैट इज एक्स, रियल जेड हमारा ग्रेटर देन जीरो है मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो। और बच्चों एक्स ग्रेटर देन जीरो जो हमारा होगा एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी वो इधर इधर आएगी, ये सब आएगी, एक्स जीरो से बड़ी इधर आएगी। तो ये जो एक्स जीरो से बड़ी इधर आएगी तो ये वाला जो प्लेन जो इस साइड वाला प्लेन है दैट इज कॉल्ड राइट हाफ प्लेन, इसे राइट हाफ प्लेन कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कभी राइट हाफ प्लेन अगर रियल जेड ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसको हम राइट हाफ प्लेन कह सकते हैं। रियल जेड अगर लेस देन जीरो आता है तो लेफ्ट हाफ प्लेन, इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन जीरो आता है तो अपर हाफ प्लेन, इमेजिनरी जेड लेस देन जीरो आता है तो लोअर हाफ प्लेन। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में। इस टाइप का अगर कोई आता है तो थोड़े क्वेश्चंस और थे, कुछ क्वेश्चन बच्चे और देखते हैं। क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है कि the locus of argument z minus 1 upon z plus 1 is equals to pi by 4 is 4 पार्ट है। तो पहली बात तो आर्गुमेंट z minus 1 upon z plus 1 pi by 4 है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसका लोकस बताना है। ऐसे क्वेश्चन के लोकस सर्किल आते हैं, लेकिन सर्किल तो ये सारे हैं, सारे क्वेश्चन सर्किल के हैं, लेकिन कौन सा पार्ट सही है वो जरा देखते हैं। तो आप एक फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 जैसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। z1 अपॉन z2 का आर्गुमेंट जो होता है दैट इज आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। तो इस प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट z माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट z प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। आर्गुमेंट z की जगह x प्लस आई वाई होता है माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट जेड की जगह x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। आर्गुमेंट होता क्या है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x माइनस 1 है, माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट i के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट है y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। यहाँ पे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया तो ये आया टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इसको इधर ले जा रहे हैं टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स उधर गया तो वाई अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई 4 इधर आ गया। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू प्लस 1 होती है। यहाँ पर हमने वाई कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम लिया, ये ऊपर गया तो एक्स प्लस 1 आया माइनस एक्स प्लस 1 आया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो y कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल आउट हुआ,
यहाँ पे x प्लस वन एक्स माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस वन ये कैंसिल आउट हुआ। ओवरऑल बचा कितना, जरा ये देखिए। ओवरऑल जो बचा दैट इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y आया। सबको एक तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। इनको इधर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो आंसर रहा ए ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका 12 क्वेश्चन का आंसर है। 13 क्वेश्चन जरूर देख लें। 13 क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, 13 क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। ये 1 होगी, 0 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो सबसे पहले एक काम किया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आई का साइन चेंज कर दें, जहाँ जहाँ प्लस आई हो वहाँ माइनस, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस। 1 माइनस आई एक्स, यहाँ भी आई का साइन चेंज कर दें, ए माइनस आई बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का जरा प्रोडक्ट कर लिया, तो यहाँ पे है 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स, तो ये रहा। और यहाँ भी प्रोडक्ट किया तो 1 प्लस आई एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स, तो ये रहा। यहाँ पे आया ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस आई एक्स कैंसिल, 1 प्लस आई एक्स कैंसिल, 1 आया। ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। बस कुछ नहीं किया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा, दोनों का प्रोडक्ट किया। 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, तो 1 ऑप्शन सही है। 13 का 1 ऑप्शन सही है। उसके बाद जरा देखिए 14 क्वेश्चन क्या है। तो कुछ नहीं किया, इसका बस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर दोनों को मल्टीप्लाई किया, ना गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता तो प्लस 1। 14 क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरह का है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया, एम्पलीट्यूड ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी को हम एम्पलीट्यूड ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड z1 अपॉन z2 एम्पलीट्यूड z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 लिख सकते हैं। अलग अलग कर लिया, एम्पलीट्यूड z1 माइनस एम्पलीट्यूड z2। इसकी वैल्यू जो होती है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और माइनस इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। इतना यहाँ पे है 2 tan इनवर्स बी बाई ए आ गया। ठीक है, बी बाई ए। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये माइनस tan इनवर्स के लिए इधर है, प्लस हो गया, दोनों ऐड हो गए। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना है। यहाँ कितना है, tan इनवर्स 2b अपॉन a अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक था ऊपर जाके tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास है। तो इसका बी पार्ट सही है, सिंपली एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाए, एम्पलीट्यूड z1 अपॉन z2 एम्पलीट्यूड z1 माइनस एम्पलीट्यूड z2, tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स माइनस b बाई ए, तो प्लस हो गया 2 tan इनवर्स b बाई ए। 2 tan इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, this is tan inverse 2ab upon a square minus b square, so b part same है। 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई है और मॉड z प्लस 1 अपॉन 1। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन है मॉड z माइनस ए बराबर के हो, मॉड z प्लस ए बराबर के हो, तो सब सर्किल रिप्रेजेंट करता है। वैसे देख भी सकते हैं 15th में मॉड z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है,
तो जेड तो हमारे पास एक्स प्लस आई वाई होता है, सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई का मॉडुलस लेना है इज इक्वल टू 1, तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, स्क्वायर इसका खोला तो x प्लस 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इट इज अ सर्कल, ये हमारा सर्कल है, बिकॉज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। सेंटर इसका कितना है, सेंटर इज -1,0, रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस हमारी 1 है, तो सर्कल हो गया। तो इसका सर्किल वाला पार्ट बी ऑप्शन सही है। 16 क्वेश्चन हमारे पास ये है, 16 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, 16 क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है एंड मॉड z माइनस 2y इज इक्वल टू इमेजिनरी z, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मॉड z माइनस 2y इज इक्वल टू इमेजिनरी z है, लोकस ऑफ z रखा है, तो इसको लिख सकते हैं z की जगह x प्लस आई वाई माइनस 2y और इमेजिनरी z, अगर z x प्लस आई वाई है तो इमेजिनरी z y होता है और रियल z अगर कहें तो x होगा। इमेजिनरी z की जगह y रखेंगे और रियल z होता तो x हो जाता है। मॉड ऑफ x प्लस आई बाहर y माइनस 2 इज इक्वल टू y अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मॉडुलस इसका लेंगे अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर a plus b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4y इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले 4y माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन y माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y माइनस, ये ऑप्शन आ रहा है, तो सोल्विंग का ए ऑप्शन सही। तो लोकस जो रहा वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 17 कुछ इस तरह का है। 17 हमारे पास है कि a1 प्लस IB1 और a2 प्लस IB2 इज इक्वल्स टू a प्लस IB, तो tan इनवर्स b बाई a की वैल्यू। दो तरीके हैं, या तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लीजिए, एक काम करिए दोनों तरफ लॉग a1 प्लस IB1 इंटू a2 प्लस IB2 दोनों तरफ लॉग ले लिया इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस IB। यहाँ पे लॉग m इंटू n का फॉर्मूला लगाया, लॉग m इंटू n होगा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, ये हमारे पास इतना रहा इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस IB हमारे पास। एक हमारे पास लॉग a प्लस IB का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस I tan इनवर्स b बाई a, इतना फॉर्मूला होता है लॉग a स्क्वायर प्लस a प्लस I। अच्छा ये आया कैसे, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट आया कैसे, a की जगह r cos थीटा रख ले, b की जगह r sin थीटा और उसको r कॉमन cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह थीटा सेपरेट कर ले रियल एंड इमेजिनरी। तो कितना हो गया 1/2 लॉग a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस I tan इनवर्स b1 बाई a। यहाँ पे आया 1/2 लॉग a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस I tan इनवर्स b2 बाई a2। यहाँ पे करेंगे 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रहा प्लस I tan इनवर्स b बाई a हमारे पास ये कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें tan इनवर्स b बाई a को एक पास लाना है,
तो यहाँ पे आया 1/2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आया log a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, तो ये रहा प्लस log a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हमारे पास ये रहा, और इन दोनों में आई हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आया tan इनवर्स b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स b2 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रहा, और प्लस आई tan इनवर्स b बाई a हमारे पास है। अब हमें tan इनवर्स b बाई a की वैल्यू चाहिए, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें, इतना है, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट इतना है, तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट सही है, लेकिन अगर रियल पार्ट कंपेयर करना होता है, इसकी वैल्यू बतानी होती है तो इतनी होती है, और इसको log mn के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब log n प्लस log n log mn इनटू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आ गई, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ log लिया, log m इंटू n log m प्लस log n, ये इतना हो गया, फर्दर सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग इमेजिनरी, यहाँ पे कंपेयरिंग इमेजिनरी, जब हमने इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया तो इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास रहा तो कुछ इस तरह से रहा, tan इनवर्स b बाई a इज इक्वल्स टू यहाँ पे tan इनवर्स b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स b2 बाई ये इतना, और भी अगर होते हैं तो b1 बाई a1 b2 बाई a2 b3 बाई a3 डॉट 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 n तक होता है bn बाई n तो इनवर्स b। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के MCQs हैं, लोकस निकालने को और इस टाइप से आता है, इसलिए अगर आपको तरीका पता है, फॉर्मूलेस पता है तो इजीली कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगला जरा चैप्टर देखते हैं एनालिटिक फंक्शन के MCQs देखते हैं। अगला MCQ जरा हम लोग एनालिटिक फंक्शन का लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वाचीज रीमान इक्वेशन w इज इक्वल्स टू u प्लस i इज इक्वल्स टू fz इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन के बारे में जानें कि कोई भी फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस तरह का हो fz बराबर u प्लस आई वी, जहाँ पे u एंड v वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ओके, x एंड y u v x और y के फंक्शन। इफ fz इज डिफरेंशिएबल, अगर fz डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, डिफरेंशिएबल दैट इज एफ डैश जेड एग्जिस्ट, एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, और किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है, किसी भी हमारे पास फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करे देन fz is called differentiable, fz is called analytic, fz is called analytic। तो fz जो है वो एनालिटिक कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है, fz एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, और fz u प्लस आई वी होता है, जिसको w से रिप्रेजेंट करते हैं, w प्लेन में w से रिप्रेजेंट करते हैं, w इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी। z जो होता है वो x प्लस आई वी होता है, दो प्लेन होते हैं, z प्लेन और w प्लेन, जेड एक्स प्लस आई वाई होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और डब्ल्यू यू प्लस आई वी होता है एनालिटिक। और अगर फंक्शन एनालिटिक है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, अगर एफ जेड एनालिटिक है देन इट सेटिस्फाइज, ये आपका सेटिस्फाई करेगी सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या होती है, दैट इज क्वाचीज रीमान इक्वेशन, इसे हम क्वाचीज रीमान इक्वेशन कहते हैं, ठीक, क्वाचीज रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो होता है क्या बच्चों, क्वाचीज रीमान इक्वेशन होता है कि जब भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एनालिटिक हो, वो सफिशिएंट कंडीशन है, तो एफ डैश जेड भी उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ जेड डिफरेंशिएबल है, तो ये एनालिटिक होगा, और एनालिटिक होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सी आर होती क्या है, u को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए, आप इससे कंपेयर कर लो, w इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी से कंपेयर कर लो, डेल u बाई डेल x की वैल्यू अगर डेल v बाई डेल y के बराबर हो, और डेल u बाई डेल y की वैल्यू माइनस डेल v बाई डेल x के इक्वल हो, तो
ये आपकी CR इक्वेशन होती है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल और v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, पहले वाले का x के i वाले के साथ y के, वो दोनों बराबर होंगे, और पहले वाले का y के और दूसरे का पहले वाले का del u by del y इक्वल्स टू माइनस del v by del, पहले वाले का y के और दूसरे वाले का x के रिस्पेक्ट में लेकिन माइनस के साथ, पहले का x के रिस्पेक्ट में दूसरे का y के, और पहले का y के और दूसरे का x के तो माइनस के। ये CR इक्वेशन की रिवानी इक्वेशन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो del u by del x del v by del y एंड del u by del y माइनस del v by del x होता है, मतलब ux इज इक्वल्स टू dy हो गया और uy इज इक्वल्स टू माइनस vx। तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन पूछता है, कभी कभी ऐसे भी, तो ux इज इक्वल्स टू vy और uy इज इक्वल्स टू vy, ये गलत है। ux का मतलब del u by del x है, ux इज इक्वल्स टू vy, uy इज इक्वल्स टू vx, ये भी गलत है। ux इज इक्वल्स टू vy, uy इक्वल्स टू माइनस vx, सी ऑप्शन इसलिए सही है। तो कोई भी फंक्शन अगर बच्चों एनालिटिक होता है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो u प्लस iv के फॉर्म का है, एनालिटिक मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो del u by del x से del v by del y के बराबर होगा del u by del y माइनस del u by del x। तो पहले का सी ऑप्शन सही है, पहले का सी ऑप्शन। कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट मॉडुलस का होता है, एनालिटिक फंक्शन जो कांस्टेंट मॉडुलस का होता है, तो फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब, इसका आपका सी पार्ट सही है। फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब जो fz, इसको जरा देखते हैं। और एक बात और बच्चों बताएं, ये जो v है इस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है, जबकि फंक्शन एनालिटिक है, मतलब इन कंडीशंस को होल्ड करता है। तो एक इस तरह की क्वेश्चन हमारे पास आती है। और एक बात यहीं पे आपको और बता दें, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन, जरा फिफ्थ क्वेश्चन भी यहीं पे देख सकते हैं। यहाँ पे del u by del r इज इक्वल्स टू, जब u और v r और थीटा के टर्म में हो तो इसी कार्टेशियन फॉर्म से हम जा सकते हैं। del u by del r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r del v by del थीटा होता है, और del v by del r इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r del v by del थीटा होता है। ये पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन इस तरह से कहलाती है कि del u by del r जो होता है, पहले वाले को r के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें 1 अपॉन r del v by del थीटा, या r इधर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है, और del v by del r माइनस 1 अपॉन r del v by del थीटा होता है। तो एक पार्ट तो हमारे पास है। और दूसरी बात, किसी भी फंक्शन का अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट मॉडुलस है, तो फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। तो दूसरे का तो सी ऑप्शन है। कैसे होता है थोड़ा सा हम रफली आपको आइडिया देते हैं। अगर एग्जैक्ट u प्लस iv है और मॉड एग्जैक्ट करें, इसका मॉडुलस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो गया, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इस फॉर्म का होता है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड यूजिंग CR इक्वेशन। और CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर ले, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन और CR इक्वेशन है क्या, del u by del x इज इक्वल्स टू del v by del y, del u by del y इक्वल्स टू माइनस del u by del x। तो हमें मिलेगा यहाँ से begin। हम चार चीज़ें पा पाते हैं यहाँ पे, जब इसको x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें और CR इक्वेशन यूज़ करें, तो del u by del x 0 मिलता है, del u by del y 0 मिलता है, del v by del x 0 मिलता है, और del v by del y 0 मिलता है। ये चारों चीज़ें 0 मिल जाती हैं। अब जब del u by del x 0, del v by del y 0, मतलब u कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि u में ना ही x आया ना ही y आया, और del v by del x 0, ये v भी कांस्टेंट मिल गया, ये दोनों कांस्टेंट मिल गए। अब देखिए, कांस्टेंट का मतलब ना x है ना y है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल है, दोनों 0 आ रहे हैं, तो ना ही इसमें x आएगा ना ही y आएगा। अब fz कितना था, fz तो हमारा u प्लस i भी था, तो अब यहाँ पे c1 कांस्टेंट हो गया, u की जगह प्लस i से, तो ओवरऑल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट मॉडुलस के साथ है तो वो कांस्टेंट होता है। और ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन, del u by del r इक्वल्स टू 1 अपॉन r del v by del थीटा, एंड del v by del r इक्वल्स टू 1 अपॉन r del v by del थीटा। जरा तीसरा पार्ट हार्मोनिक कॉन्जुगेट में आपको बताऊं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और मैं आपको बताता हूँ कोई भी आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारे तरीके से, कैसा भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो, बहुत ईजिली कुछ लाइनों में निकाल सकते हैं। अच्छा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता क्या है? अगर मान लीजिए fz इज इक्वल्स टू u प्लस iv है, इस तरह का है, और एंड fz इज एनालिटिक, हम तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, एंड fz इज एनालिटिक, और fz हमारा एनालिटिक है।
एफ जेड हमारा एनालिटिक है और इस तरह का हमारे पास फंक्शन है। देन वी स्क्वायर, अच्छा अगर ये एनालिटिक है तो आप बताओ डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई किया होगा, एंड डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर होगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर होगा, बिकॉज इसने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा, इसको सेटिस्फाई किया होगा, फंक्शन एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल है। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक which is CR equation del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del u by del x। अब फिर एक बात करते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, v स्क्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v स्क्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v स्क्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v स्क्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ऑफ x। तो अच्छा हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमें v निकालना है, v x और y का फंक्शन है। तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाओ कि v अगर x और y का फंक्शन है, आपको एक हम फॉर्मूला देते हैं, उस पर कोई भी फंक्शन का अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट रखिए बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएगा। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, dv करके चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो del v by del x into dx प्लस del v by del y into dy, ये चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। dv is del v by del x की जगह दरअसल हमें u पता है, we have to u हमें यहाँ पे ux y हमारे पास पता है, इट वाज गिवन ux y इक्वल्स टू कितना, तो u पता है तो u ही निकाल सकते हैं, u ही के टर्म में। तो del v by del x की जगह यहाँ से क्या रख सकते हैं, del v by del x की जगह यहाँ पे माइनस del u by del y into dx रख सकते हैं, और del v by del y की जगह del u by del x into dy रख सकते हैं। del v by del y की जगह del u by del x रखो और del u by del x की जगह माइनस del u by del y। आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताते हैं, आप क्या करिए यहाँ पे पहले तो आप एक काम करो, इंटीग्रेटिंग dv हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कीपिंग y कांस्टेंट, यहाँ पे y को आप कांस्टेंट करिए, कोई भी आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना हो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली जा सकते हैं, प्लस इंटीग्रल दो टर्म, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिए, dv is equals to minus del u by del y dx keeping y constant, और यहाँ पे दो टर्म उन टर्म का करें which do not contain x, which do not contain x, जो क्या ना कंटेन करे, do not contain x, जो x ना कंटेन करे, del u by del x into d, ये हो गया del u by del x into d, 1 dv v हो गया is equals to minus इंटीग्रल y constant del u by del y into dx plus integral those term which do not contain x, which do not contain x, कौन टर्म का करें, जो x ना कंटेन करें, do not contain x, del u by del x into आप और एक कांस्टेंट c। आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं, बस आप कुछ मत करो, आप एक ये रिजल्ट याद रखो, बस आप मेरी बात सुनो ध्यान से सब लोग, आप ये रिजल्ट बस याद रखो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की निकालने अगर u x y की, तो यहाँ पे इसी तरह से u भी निकाल सकते हैं। तो अगर v x y आपको निकालना तो बस ये रिजल्ट याद रखिए, u जबकि u है। अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे तीसरा भी इसी तरह से हो जाएगा, चौथा भी इसी तरह से हो जाएगा, बस आप इसको ध्यान सुनो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का तरीका है, v निकालने का तरीका, बस आपको मैंने बताया कि एक ये रिजल्ट है, बस ये रिजल्ट याद रखो, u गिवन है तो ये रिजल्ट याद रखो, देखो एक लाइन में आंसर है, बस इस रिजल्ट का याद रखो। u हमारे पास कितना है, कोई भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना हो इस रिजल्ट को याद रखो, बस एक लाइन में आंसर आएगा, ये u इतना। आप जरा del u by del y निकालना, del u by del y पहले चाहिए, बस आप u पता है v x y निकालना, इस रिजल्ट को याद रखो, del u by del y, u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो y की, तो माइनस 6xy आ गया, और del u by del x भी चाहिए, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब v बराबर कितना है, माइनस कीपिंग y कांस्टेंट, इसमें वैल्यू करेंगे del u by del y, del u by del y जो है माइनस 6xy dx है, प्लस दो टर्म उन टर्म का, दो टर्म विच डू नॉट कंटेन x, उन टर्म का करना है जो क्या कंटेन ना करे, दिस डू नॉट कंटेन x, जो x ना कंटेन करे, del u by del x लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर
इंटू डी वाई प्लस का सी। अब जरा सुनिए, v बराबर हमने क्या किया, इसका पार्शियल रख लिया, इसका पार्शियल रख लिया, y कांस्टेंट, तो y को बाहर ले आए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 y बाहर, x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस उन टर्म का करना है जो x ना कंटेन करे। तो ये पहला वाला टर्म तो देखिए x कंटेन कर रहा है, तो इसका मत करिए, माइनस पहला वाला टर्म x कंटेन कर रहा है, दूसरे वाले टर्म में फिर से ध्यान से सुनिए, पहले वाले में x है तो इसका मत करिए -3, दूसरे वाले का करिए वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 और प्लस सी। उन टर्म का करना है जो x कंटेन ना करे, तो ये x कंटेन कर रहा है टर्म, मतलब जितने प्लस माइनस होंगे वो सारे अलग अलग टर्म होंगे। तो इसमें आपका ये x कंटेन कर रहा है, इसका मत करिए, -3 वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, b इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखिए आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। ये देखें 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी आ गया। तो थर्ड का ए ऑप्शन सही। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो बिल्कुल एक लाइन में आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट इस फॉर्मूले को याद रखिए, तो थर्ड का ए ऑप्शन सही है, कोई भी आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट बना सकते हैं। अब जरा चौथे वाले क्वेश्चन का भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, फोर्थ क्वेश्चन का भी जरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट देख लीजिए, और इस टाइप के आपको एग्जाम में कोई भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको निकालने का तो इस दिन निकाल सकते हैं। अब देखिए u हमारे पास गिवन e टू द पावर x sin y, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला ये v का फॉर्मूला ये, तो आप क्या करो, del u बाई del x निकाल लो, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर लो, e टू द पावर x इनटू sin y आ गया। आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर लो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e टू द पावर x sin y का करोगे तो cos y आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल। अब v कितना है, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y कांस्टेंट, अब इसमें रख दो जरा del u by del y, that is e to the power x cos y into dx here plus those term which do not contain x। उन टर्म का करना है those term which do not contain x, उन टर्म का करना है जो क्या ना कंटेन करें, which do not contain x ना कंटेन करें, del u by del x रख लीजिए, e to the power x sin y रहा into dy plus c को लिखा, v is equals to y को कांस्टेंट रखना। बस देखिए इस फॉर्मूले में u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया, u का x के, दोनों का के पुट किया, पहले वाले में y को कांस्टेंट रख के करना है, y कांस्टेंट तो cos y बाहर, e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस उस टर्म का करना है जो x ना कंटेन करे। तो यहाँ पे देखिए पूरा टर्म एक ये है, इसमें x कंटेन हो रहा, इसमें एक x कंटेन हो रहा, इसलिए इसका नहीं करेंगे, प्लस c आ गया, तो v इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cos y माइनस e टू द पावर x cos y और प्लस का c। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आप यहाँ पे del u by del x की जगह यहाँ पे माइनस आप लगा सकते हैं, तो माइनस e टू द पावर x cos y प्लस c। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन हो गया ये बी ऑप्शन इज माइनस e टू द पावर x cos y प्लस c। तो इस तरह के थे कुछ और क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड एनालिटिक हार्मोनिक डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस। आपको एक बात बताएं कि कोई भी अगर fz इज इक्वल टू uxy प्लस ibxy इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है और इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, अगर ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो लाप्लास इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, विच इज लाप्लास इक्वेशन होती क्या है, आप u को दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए, मतलब del t upon del x2, और u को दो बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए, del t upon del y2 इज इक्वल्स टू 0 ये, और v को दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए, del 2v upon del x2 प्लस del 2v upon del y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, मतलब इसका रियल पार्ट दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल हो, दो बार y के, दोनों का सम 0 हो, तो ये u इज हार्मोनिक, इसको बोलते हैं कि u हार्मोनिक है। और यहाँ पे अगर v को दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए, दो बार y के रिस्पेक्ट में, तो v हार्मोनिक है। ये दोनों अगर हार्मोनिक होते हैं तो fz हमारा हार्मोनिक कहलाता है। तो अगर लाप्लास इक्वेशन इसको इस तरह से लिखते हैं, del स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, इसको del स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारे पास u हार्मोनिक v हार्मोनिक, सो fz हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास
जो होता है वो हार्मोनिक कहलाता है। तो ए फंक्शन सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ पे ये भी पार्ट हो गया कि u अगर हार्मोनिक है तो del 2 upon del x2 plus del 2 upon del y2 0 होगा, तो इसका b पार्ट सही हो गया। और यही अगर v हार्मोनिक होता तो del 2v upon del x2 plus del 2v upon del y2 0 हो गया। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है w बराबर u plus iv z बराबर x plus iy फैमिलीज ऑफ कर्व u x y कांस्टेंट v x y कांस्टेंट देन दे फॉर्म एक दो फैमिलीज ऑफ कर्व होती है u x y कांस्टेंट और एक v x y कांस्टेंट, तो दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करता है। चाहे तो इसको आप निकालें, इसका स्लोप निकालें तो m1 m2 की वैल्यू m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आता है। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थोगोनली सिस्टम को फॉर्म करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। दूसरी बात, अगर fz और fz बार एनालिटिक है डोमेन, इसमें एनालिटिक इन डोमेन डी, देन fz इज हमेशा कांस्टेंट होता है। आप चाहो fz को u plus iv कर लो। ध्यान से थोड़ा सुनो इस क्वेश्चन को, कैसे आप रफली समझ सकते हैं। अगर fz आपका एनालिटिक है तो fz u plus iv ले लो, और fz बार अगर आप करोगे, fz बार करोगे तो u minus iv हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज 8th क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर ये दोनों एनालिटिक है, fz एंड fz बार आर एनालिटिक, fz एंड fz बार इज एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज del u by del x जो हो जाएगा वो del v by del y हो जाएगा एंड del u by del y जो हो जाएगा ये माइनस del v by del x हो जाएगा। और यहाँ से भी जब करेंगे इस वाले के लिए fz बार के लिए, तो del u by del x माइनस del v by del y हो जाएगा, और del u by del y माइनस del v by del x मतलब प्लस del v by del x हो जाएगा। इन दोनों को अगर कंबाइनिंग करें, इन दोनों से we see that हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से यहाँ पे CR इक्वेशन del u by del x del v by del y del u by del y माइनस del v by del x, इसको u सफिक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, del u by del x दोनों को सॉल्व करें 0 मिलेगा, del u by del y 0 मिलेगा, del v by del x 0 मिलेगा, del v by del x भी 0 मिलेगा और del v by del y भी हमारा 0 मिलेगा। दैट इज यहाँ से मिल सकता है कि u हमारा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से मिल गया कि v कांस्टेंट हो गया, और u और v क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में 0 है तो u और v कांस्टेंट होगा। अब fz u plus iv था तो u कांस्टेंट v कांस्टेंट c1 plus ic2 हो गया, दैट इज fz भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि fz कांस्टेंट है। नवा क्वेश्चन जो है fz एनालिटिक फंक्शन होता है तो जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को रेगुलर पॉइंट कहते हैं। तो fz इज एनालिटिक देन पॉइंट z बराबर z नॉट इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट। तो इस तरह के ये हैं। आप लोग अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्फॉर्मल मैपिंग, पावर्ड सीरीज, इन सबों के हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे इन सब के MCQs पढ़े हुए चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कॉन्फॉर्मल मैपिंग के 3-4 वीडियोस हैं और पावर सीरीज का भी एक वीडियो है, चाहे तो आप वहाँ से MCQ पावर सीरीज एंड कॉन्फॉर्मल मैपिंग के देख सकते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, यूज ए हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब del 2 upon del x2 plus del 2 upon del y2 is equals to 0 होगा। और यहाँ पे बच्चों अगर del 2 upon del z बार की वैल्यू पूछे तो ये वैल्यू 0 होती है। ठीक, कैसे होती है थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं। u अगर फंक्शन x और y का है तो आप पहले del u by del z और del u by del z बार चाहिए, और del u by del z निकालने का तरीका चेन रूल अगर लगाएं, del u by del x into del x by del z plus del u by del y into del y by del z। चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन से इतना लिख सकते हैं बिकॉज u x और y का फंक्शन। अच्छा, z हमारा x plus i y होता है, z बार x minus i y होता है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो z plus z बार हमारे पास 2x आता है, मतलब x की वैल्यू z plus z बार by 2 आ जाती है। अगर दोनों को सेपरेट कर दें तो z minus z बार 2y आता है, और y की वैल्यू z minus z बार अपॉन 2y आती है। ये y की वैल्यू आ जाती है इतनी। अब z तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x plus i y के फॉर्म का z बार इतना है, और चूंकि u हार्मोनिक है
तो u हार्मोनिक है तो इस पार्ट को तो सेटिस्फाई करेगा ही, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। अब यहाँ से जरा हमने डेल एक्स बाई डेल जेड निकाला, तो डेल एक्स बाई डेल जेड की वैल्यू अगर इसको जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें तो 1/2 आएगा, डेल यू बाई डेल वाई डेल जेड करें तो 1/2 आ जाएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे 1/2 आएगा। अब 1/2 बाहर ले लिया, डेल यू बाई डेल एक्स ये रहा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई तो ये हो गया, ये तो हमारी डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू आ गई। दूसरी बात जरा हमें डेल टू अपॉन डेल जेड बार चाहिए, यू चूंकि फंक्शन था एक्स और वाई का, अब हमने डेल यू बाई डेल जेड बार निकाला, फिर हमने चेन रूल लगाया, फिर हमने चेन रूल लगाया तो डेल यू बाई डेल एक्स इनटू का सब ध्यान रखिएगा डेल टू अपॉन डेल जेड बार तो इसकी वैल्यू से तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल जेड बार प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल जेड बार हमारे पास ये हमारा। अब यहाँ पे फिर हमने डेल एक्स बाई डेल जेड बार निकाला, डेल एक्स बाई डेल जेड बार जब हमने निकाला तो डेल एक्स बाई डेल जेड बार की वैल्यू फिर 1/2 आ गई, और डेल वाई बाई डेल जेड बार की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 इंटू डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। 1/2 हमारा बाहर आ गया, यहाँ पे आई डेल यू बाई डेल एक्स तो ये रहा, और ऊपर माइनस आई को -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक आई से एक आई कैंसिल, तो आई इंटू डेल यू बाई डेल वाई हमारे पास ये इतना आ गया। एक बात तो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे बच्चों देखो जरा, हमें डेल टू अपॉन डेल जेड बार चाहिए, इधर थोड़ा सा देखते हैं डेल टू अपॉन डेल जेड बार। अब डेल टू अपॉन डेल जेड बार की जो वैल्यू रही ये क्या रही, डेल बाई डेल जेड और डेल यू बाई डेल जेड बार, डेल बाई डेल जेड और डेल यू बाई डेल जेड बार तो वही आ जाएगा। डेल बाई डेल जेड की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये क्या आएगा ऑपरेटर से 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल जेड बार की वैल्यू यहाँ से ले लें 1/2 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल यू बाई डेल वाई, ये ले तो यहाँ पे तो 1/4 आ गया, ये अंदर हुआ तो डेल टू अपॉन डेल एक्स 2 हो गया प्लस आई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो गया माइनस आई डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो गया माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 डेल टू अपॉन डेल वाई 2 हो गया, ये इतना इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आया कितना, डेल टू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू 1/4 डेल टू अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई 2 हमारे पास ये कितना बना, ठीक है। अब एक रिजल्ट यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो 0 के बराबर है, तो दैट इज डेल टू अपॉन डेल जेड बार अगर इसको यूज़ कर लें, डेल जेड बार इसको यूज़ कर लें तो जरूर, तो इस रिजल्ट पे यूज़ कर लें तो ज़रूर हो गया। एक हम आपको और बात बताना चाहेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी में से एक हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम इन दोनों क्वेश्चंस के लिए पहले कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे जो मेरे पास आया है, यहाँ पे कुछ इस तरह का आया है, डेल टू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू 1/4 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई 2, ये इतना है। अब यहाँ से काम हम ये कर सकते हैं, ये इतना जो आया था नोट करके यहाँ पे हम एक चीज़ ये लिख रहे हैं, ऑपरेटर दोनों तरफ हटा रहे हैं तो 4 इधर आ गया, 4 डेल टू अपॉन डेल जेड बार, ऑपरेटर दोनों तरफ हटाया, यू हटाया, तो ये 4 डेल टू अपॉन डेल जेड बार किसके बराबर आ गया, डेल टू अपॉन डेल एक्स 2 के प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई 2 के, तो यू दोनों तरफ से हटाया तो ये इक्विवेलेंट हो गया डेल टू अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई 2, 4 डेल टू अपॉन डेल जेड बार के इक्विवेलेंट हो गए, जरूरत पड़ने पे ये यूज किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब जरा एक बात सुनिए, पहले हम जरा 13 क्वेश्चन करते हैं, 13 तो 14 करते हैं, इसके बाद देखिए क्या रहा है, एब्जेक्ट रेगुलर फंक्शन एनालिटिक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जरा 13th में देखिए, डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स 2 प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई 2 ये है, और लॉग मॉड ऑफ एफ जेड है, ये हमारे पास है पूरा। अब इस पूरे की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू इस रिजल्ट से क्या रख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो यूजिंग इसको अगर यूज़ करें तो 4 डेल टू अपॉन डेल जेड बार, तो ये रहा लॉग मॉड ऑफ एफ जेड, तो हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये यूज़ कर लिया।
अब इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 del 2 upon del z बार और log mod of fz का होल ऑफ स्क्वायर ये लिख सकते हैं। 2 को इधर का log m to the power n log m हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम del 2 upon del z बार इसको और log mod f z स्क्वायर z z बार होता है, तो इसको लिख सकते हैं fz इंटू एफ जेड बार। इस तरह से भी लिख सकते हैं fz इंटू एफ जेड बार लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे यूज कर सकते हैं mod z स्क्वायर इक्वल्स टू z z बार होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 del 2 upon del z बार, तो ये रहा log m इंटू n को log m प्लस log n लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं, ये हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात 2 इंटू del 2 अपॉन del z बार इंटू log ऑफ एफ जेड और इसको log एफ जेड बार को इतना भी लिख सकते हैं, एफ जेड बार और एफ जेड होल बार को थर्ड से। अब यहाँ पे कितना रहा 2 इंटू del बाई del z और del बाई del z बार अंदर लगे पार्शियल करें 0 1 अपॉन एफ जेड बार और एफ जेड बार का जब करेंगे 1 अपॉन एफ जेड बार और एफ जेड बार का करेंगे जेड बार ही के रिस्पेक्ट पे जेड बार ही के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश जेड बार। अब यहाँ पे इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में तो जेड है नहीं, जेड बार है, तो ओवरऑल 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। ए का 13 का एक पार्ट सही है। इसी तरह फिर इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बस इसी तरह इसकी वैल्यूज ये पुट कर लेंगे और मॉड एफ जेड स्क्वायर को एफ जेड इंटू एफ जेड बार कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम प्रोसेस यही है, आप देख भी सकते हैं 14 का डी पार्ट सही है, ये 14 का डी पार्ट सही है, देख भी सकते हैं 14 का डी पार्ट 4 मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए ये 14 था del 2 upon del x2 प्लस del 2 upon del y2 हमारे पास ये है, del 2 upon del y2 ये और मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर हमारे पास ये इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 4 del 2 upon del z बार लिख सकते हैं और फिर इसको मॉड एफ जेड स्क्वायर को एफ जेड इंटू एफ जेड बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड इंटू एफ जेड बार या पूरे का होल कर सकते हैं। अब देखिए जरा इसको जेड बार के रिस्पेक्ट में करें तो del बाई del z जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा और जेड बार के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल करेंगे तो एफ डैश जेड बार और जेड बार का मान। अब इसको एफ जेड के रिस्पेक्ट में करें तो जेड के रिस्पेक्ट में करें तो एफ डैश जेड हो जाएगा, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड तो होल बार भी लिख सकते हैं, अभी बताया था 4 एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड होल का बार भी लिख सकते हैं। ऐसे जेड जेड बार जो होता है ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन 4 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हमारा 12th क्वेश्चन बचा है, 12th को भी जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये सारे रिजल्ट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट तो आता ही आता है, जरूर आता है सवाल। अब देखिए यहाँ पे u हमारे पास 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। अब तो सबसे पहले हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए हमें del u by del x और del u by del y चाहिए। यहाँ पे जरा del u by del x निकालें, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/2 log x का 1 upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में करें 2x आएगा, 2 कैंसिल आउट हुआ, x upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमने जरा del u by del y भी लगे हाथ निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो 1/2 इसका जब करेंगे तो 1 upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y के रिस्पेक्ट में करें तो 2y आएगा, 2 कटेगा तो y upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। ये del u by del y आ गया, ये del u by del x आ गया। v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, v फंक्शन था x और y का, यहाँ पे हमने dv निकाला, dv से क्वेश्चन निकाला। अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था dv बराबर del v by del x into dx प्लस del v by del y into dy, हमारे पास ये रहा del v by del y into dy ये रहा। CR इक्वेशन से del u by del x तो del v by del y आ गया, CR इक्वेशन से del u by del x की वैल्यू del v by del y के बराबर आ गई और del u by del y जो रहा वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस del v by del x के। अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया del v by del x की वैल्यू रखी माइनस del v by del y into dx ये रहा और del v by del y की जगह del u by del x into dy था। अभी हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बनाया था, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग डी वी बराबर यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस इंटीग्रल वाई कॉन्स्टेंट यहाँ पे करते हैं डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स ये करते हैं, प्लस यहाँ पे दो टर्म उन टर्म का करेंगे, दो टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, उस टर्म का करेंगे विच डू नॉट कंटेन, जो क्या ना कंटेन करे, एक्स ना कंटेन करे, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी, ये हमारे पास इतना था। तो जनरली हमने v का फॉर्मूला बना लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया दैट इज v इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट हमारे पास है, प्लस इंटीग्रल दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, जो टर्म एक्स ना कंटेन करें, जो एक्स ना कंटेन करें, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई हमारे पास ये इतना था, प्लस का एक कॉन्स्टेंट। बस मैंने यही बताया था कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, वो अगर गिवन हो आप आसानी से हार्मोनिक कॉन्जुगेट कोई भी सवाल निकाल सकते हो और आता जरूर। तो v बराबर माइनस वाई कॉन्स्टेंट, यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई कितना है हमारे पास देखिए, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इंटू डी एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, दो टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, उन टर्म का करना है जो इसको ना कंटेन करे, जो एक्स को ना कंटेन करे, और डेल यू बाई डेल एक्स का करना है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इंटू डी वाई प्लस का कॉन्स्टेंट हमारे पास है। तो इस टर्म में तो आप देख रहे हो कि x को कंटेन कर रहा है, इस टर्म में x कंटेन कर रहा है। अब इस टर्म में जब x कंटेन कर रहा तो आप इस टर्म में x कंटेन कर रहा तो आप इस टर्म को छोड़ दो, v बराबर कितना है माइनस, क्योंकि x तो आ ही था पूरे टर्म में, तो x छोड़ो, पूरे उन टर्म का करना है जिसमें x ना हो, उसमें तो है ही x, तो इसलिए इसको निगलेक्ट करो, y कांस्टेंट रखना है, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हमारे पास ये है, और प्लस का कांस्टेंट। एक बात हमारे पास ये y को कांस्टेंट रखना है, x को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, तो y तो कांस्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो y कांस्टेंट है, इंटीग्रल y कांस्टेंट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, चूँकि y तो कांस्टेंट है, v बराबर माइनस वाई, वन अपॉन ए का मतलब वन अपॉन वाई, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस सी, ये इतना है, ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई, ये इतना है, तो v इज इक्वल टू कितना है माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस सी, इतना माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस सी, इतना है। तो जो आपका ऑप्शन हो चुके हो चुका है, तो जो ऑप्शन है ये जैसे v बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस सी।